अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जमील अख्तर गौरी, साबिक चेयरमैन एक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन कमेटी नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इस्लामाबाद, और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल हेल्थ केयर इस्टेब्लिशमेंट। नाज़रीन, जैसा कि आप तमाम लोग जानते हैं जिनका होम्योपैथी और तिब से ताल्लुक़ है कि एक रिट पिटीशन जो है वो होम्योपैथिक डॉक्टर ताहिर निज़ामी साहब ने लाहौर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की हुई थी इलेक्शन के सिलसिले में। उसका आज फ़ैसला जो है वो आ गया है और मोअज़्ज़ज़ अदालत ने फ़ैसला अनाउंस कर दिया है। और मैं इंतज़ार कर रहा था कि फ़ैसला मिल जाए तो मैं व्लॉग बनाऊं। व्लॉग में ताख़ीर हुई, इसके लिए मैं माज़रत चाहता हूं। मैंने कुछ दोस्तों को कहा हुआ था कि मुझे जो है वो जजमेंट की कॉपी जो है वो सेंड करें ताकि इस पे हम फ़ैसले पे अपना तज्ज़िया भी पेश कर सकें और बता भी सकें आप लोगों को तफसील के साथ कि फ़ैसले में क्या ऑर्डर जो है वो ऑनरेबल अदालत ने किया है। तो आज मुझे शाम को मेरे एक बहुत ही अज़ीज़ दोस्त हैं, हकीम सैयद मुशर्रफ जैदी साहब हैं, वफाक अतिब्बा के जनरल सेक्रेटरी हैं। उनका शाम को मुझे फ़ोन आया और उन्होंने मुझसे पूछा कि जी आपका इस फ़ैसले के बारे में क्या ख्याल है। तो मैंने कहा जी कौन सा फ़ैसला तो मुझे अभी नहीं मिला। उन्होंने कहा अच्छा मैं अभी आपको सेंड करता हूँ, फिर इस पर थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे। तो उन्होंने मुझे ये फ़ैसला सेंड किया, मैं शुक्रगुज़ार हूँ उनका। अक्सर वो इस तरह की मालूमात जो है वो मेरे साथ शेयर करते रहते हैं और उनकी जो इन्फॉर्मेशन होती है बड़ी बर वक्त होती है और मैंने बहुत से अपने व्लॉग जो हैं उनकी इन्फॉर्मेशन पे बनाए हैं। तो उन्होंने मुझे फ़ैसला भेजा तो मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। और ये तो आपको पता लग चुका कि रिट जो है वो एक्सेप्ट हो गई है। और इससे पहले कि मैं आपके साथ वो फ़ैसले के जो ख़ास पैरे हैं वो मैं डिस्कस करूँ आपके साथ, तो इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड ये है कि नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी के जो इलेक्शन थे उसमें रिटर्निंग ऑफिसर नॉमिनेट थे और एक आखिरी डेट थी जिसमें वो एतराज़ात जो है वो दाखिल करने थे कि आपको किसी पे एतराज़ तो नहीं है। ये जो ताहिर निज़ामी साहब हैं ये भी इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं, तो इन्होंने कुछ कैंडिडेट्स पे जो है वो एतराज़ किया और उन्होंने कहा कि जी ये लोग जो हैं ऑलरेडी कौंसल के मेंबर हैं, इन्होंने कौंसल से रिज़ाइन नहीं किया तो ये एलिजिबल नहीं है एक्ट के मुताबिक इलेक्शन लड़ने के। लेकिन जो रिटर्निंग ऑफिसर थे उन्होंने उनकी बात को जो है वो वज़न नहीं दिया और कंसीडर नहीं किया, तो वो तमाम लोगों के कागजात जो हैं वो एक्सेप्ट हो गए। और ताहिर निज़ामी साहब फिर हुज्जत तमाम करने के लिए सेक्रेटरी साहब के पास चले गए और सेक्रेटरी साहब ने जो है वो सेक्रेटरी हेल्थ ने उन्होंने फिर केस भेज दिया लॉ एंड जस्टिस डिवीज़न को। लॉ एंड जस्टिस डिवीज़न ने ये ओपिनियन दी कि जो अगर किसी के कागजात रिजेक्ट हो जाते हैं तो उसकी अपील का तो जो हक जो है वो कानून ने दिया है, रूल्स में मौजूद है। लेकिन अगर किसी के कागजात एक्सेप्ट हो जाते हैं और उसके खिलाफ कोई अगर कोई अपील में जाना चाहे तो रूल्स उसकी इजाज़त नहीं देते, वो मेंटेनेबल नहीं है इनकी एप्लीकेशन। लॉ एंड जस्टिस डिवीज़न ने ये ओपिनियन दी और उसके बाद जो है वो इनकी दरख्वास्त जो है वो फारिग कर दी गई। चुनांचे ये इनके पास फिर एक ही रेमेडी थी, ये इन्होंने हाई कोर्ट में रिट की और हाई कोर्ट ने पहली ही तारीख में जो है वो स्टे दिया और फिर इनको बुला लिया। अच्छा, यहाँ मैं एक आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करूँ कि जिस रोज़ ये स्टे हुआ उस रोज़ ही वही तारीख गालिबन वो आखिरी तारीख थी नॉमिनेशन पेपर्स वापस लेने की। और जो है रिटर्निंग ऑफिसर को इस बारे में कोई इतला नहीं थी कि रिट जो है वो उनके ख़िलाफ़ हुई है और उधर फैसला आ गया। तो जो डेट थी उसमें जिस डेट को उस 3 बजे या 3:30 बजे तक टाइम था और जब ये फ़ैसला आया तो फ़ैसले के बाद जो स्टे हुआ तो जो पटिशनर थे उन्होंने जाके फिर मिनिस्ट्री में कोई 4:35 पे ये डिसीजन जो जजमेंट आई, जो ऑर्डर आया स्टे का, वो रिसीव कराया। यानी जिन लोगों ने अपने नॉमिनेशन पेपर जो है वापस लेने थे वो तमाम लोग अपने नॉमिनेशन पेपर जो है वो वापस ले चुके थे। तो चलें आइए अब ये देख लेते हैं कि इसमें फ़ैसले में क्या कहा गया। तो फ़ैसले में शुरू में जो है ये 11 पेज का जो है फ़ैसला है, बड़े तफसील के साथ, जैसा कि हमने पिछले व्लॉग में भी कहा था कि इस पे जो है वो चूँकि कानून की तशरीह होनी है लिहाजा इस पर थोड़ी सी अर्क रेज़ी जो है वो की है मुअज़्ज़ज़ अदालत ने और बड़ा तफसीली फ़ैसला दिया।
इनमें जो पटिशनर का मौक़िफ़ था वो बड़ा तफसील के साथ बयान किया है इसमें ऑनरेबल अदालत ने, और उसके बाद जो रिस्पोंडेंट्स थे उनका मौक़िफ़ भी बड़ा जो है वो तफसील के साथ बयान किया। ये सारी चीज़ें बयान करने के बाद फिर जब उन्होंने अपनी जो राय का इजहार किया तो उन्होंने पैरा नंबर 10 में जो है वो अच्छा, इससे पहले जो 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 रिस्पोंडेंट्स के वकील थे वो कुछ जो सेक्शंस हैं, कुछ रूल्स हैं, उनको इस तरीके से पेश करना चाह रहे थे कि जी लेजिस्लेचर का जो है वो मकसद ये था कानून बनाने का, और उसकी लैंग्वेज इस तरह सी थी, वो ये चाह रहा था, वो ये चाह रहा था। तो उस पर फिर जो मौजूद जस्टिस हैं उन्होंने अपना इसमें पैरा नंबर 10 में जो है वो बयान किया, और वो मैं पैरा आपके सामने पढ़ देता हूँ जितनी वो बात है। उन्होंने कहा कि जी इट इज़ सेटल्ड लॉ दैट वेयर इट अपीयर्स दैट द वर्ड्स यूज्ड बाय द लेजिस्लेचर आर अनएम्बिगुअस, इट इज़ नॉट फॉर द कोर्ट टू रीड in the statute and give it a meaning that does not flow from the ordinary meaning of the words used। तो इसका उर्दू तर्जुमा भी मैंने कोशिश की है, कुछ गलती हो तो मैं उसकी माफ़ी चाहता हूँ। मैं ये आपके सामने रख देता हूँ। उर्दू तर्जुमा उसका कुछ इस तरह से बनता है, ये तयशुदा कानून है कि जहाँ ये मालूम होता हो कि मुकन्नना यानी जो लेजिस्लेचर जो कानून साजी करते हैं कि इस्तेमाल करदा अल्फाज गैर मुबहम है, यानी उनमें कोई अबहाम नहीं है, तो अदालत के लिए ये नहीं है कि वो इस कानून को पढ़े और उसे ऐसा मानी दे जो इस्तेमाल किए गए अल्फाज के आम मानी से ना निकलते हों। तो ये बड़ी वाज़े उन्होंने एक कानून की जो है वो वजाहत की कि जो चीज़ सामने नज़र आ रही है, जो प्रोविज़न कह रही है और उसमें कोई अबहाम नहीं है, तो बिल्कुल मायने उसके वही होंगे। ये नहीं है कि अदालत जो है वो उसके मायने चेंज कर दे कि नहीं ये कानून साज का जो है मतलब इसमें ये कहने का ये था और ये था और ये था, और वो करके वो बना दे। तो ये उन्होंने ये इसकी वजाहत की, और इस वजाहत के साथ ही उन्होंने इस वजाहत की जो सपोर्ट में जो है वो 4 जजमेंट्स जो हैं वो पेश की हैं। इसके अंदर आपके पास फैसला तमाम लोगों के पास मौजूद है, आप लोग पढ़ सकते हैं। इसके बाद मैं आपके साथ जो है वो पैरा 11 पढ़ना चाहूँगा, जिसमें मौजूद जस्टिस साहब ने अपना जो है वो जो असल फ़ैसला है वो दिया है। तो ये थोड़ा सा व्लॉग जो है थोड़ा सा तवील होगा, मैं माज़रत खा हूँ। तो इसमें उन्होंने लिखा कि जी The acceptance of nomination papers of respondents number 4 and 5 is therefore declared to be unlawful, गैर कानूनी। Respondent number 3 will remove the names of respondent number 4 and 5 and the names of any other members of the council whose term as a members of the council has not expired, and issue an updated list of valid nominations for purposes of Rule 20 of the rules. Respondent number 3 will proceed to issue a revised schedule of the next steps to be followed for purposes of convening the elections in accordance with the rules from the stage from which the process was suspended by virtue of the orders of this court dated 12/9/2023. Respondent number 3 will ensure that election is convened and a council is in place prior to the expiry of the term of the incumbent council as required by section 9(5) of the act। तो ये बड़ा वाज़े उन्होंने फ़ैसला दिया और कोई इसमें अबहाम नहीं रखा। तो मैं इसकी उर्दू भी जो है वो आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। तो ये सामने है अब आपके रिस्पोंडेंट्स नंबर 4 और 5 के कागजात नामजदगी की मंजूरी को गैर कानूनी करार दिया जाता है। रिस्पोंडेंट नंबर 3 रिस्पोंडेंट नंबर 4 और 5 के नामों और कौंसिल के किसी दूसरे मेंबर के नाम को रिमूव करेगा जिनकी कौंसिल के मेंबर की हैसियत से मयाद ख़त्म नहीं हुई है। रूल 22 के मकासद के लिए दुरुस्त नामजदगियों की ताज़ा तरीन फहरिस्त जारी करेगा। रिस्पोंडेंट नंबर 3 यानी रिटर्निंग ऑफिसर रिस्पोंडेंट नंबर 3 अगले मराहिल का एक नज़रसानी शुदा शेड्यूल जारी करेगा। इंतखाबात को रूल्स के मुताबिक मुनक्किद करने के मकासद के लिए जिसकी पैरवी की जाएगी उस मरहले से जहाँ से इस अदालत के हुक्म की वजह से मौरखा 12/9/2023 को अमल को मुअत्तल किया गया था। रिस्पोंडेंट नंबर 3 इस बात को यकीनी बनाएगा कि एक्ट की सेक्शन 9(5) के मुताबिक
मौजूदा कौंसल की मियाद ख़त्म होने से पहले इलेक्शन का इनेकाद हो और एक कौंसल मौजूद हो। बड़ा वाज़ेह है कि रिस्पॉन्डेंट नंबर 4 और 5 जो थे, जो टीचर के कैंडिडेट्स थे टीचिंग सीट के, उनके कागजात नामजदगी उन्होंने गैर कानूनी करार दे दिए, वो नाअहल हो गए। और साथ ही उन्होंने कहा कि इसके अलावा 4 और 5 के अलावा अगर कोई ऐसे लोग हैं जिनमें जो कौंसल के मेंबर हैं और उन्होंने लिस्ट में उनका नाम है, तो वो भी रिस्पॉन्डेंट नंबर 3 जो है उनको भी ख़त्म करेगा और इन लोगों के नामों को निकालने के बाद एक फ़ाइनल लिस्ट जो है वो तरतीब देगा और उसको जो है वो शाया करेगा। फिर वो क्या करेगा, फिर अगले मराहिल यानी नेक्स्ट स्टेप्स जहाँ से अदालत ने स्टे दिया था उससे अगले मराहिल जो हैं वो तय पाएंगे। और वो रिटर्निंग ऑफिसर को उन्होंने कहा कि जी रिटर्निंग ऑफिसर जो है रिस्पॉन्डेंट नंबर 3 वो अगले मराहिल को जो है वो उसका शेड्यूल जो है वो जारी करेगा और इंतखाबात को जो है वो मुनक्किद कराएगा। और शेड्यूल रुक क्यों गया था, वो अदालत ने कहा कि जो हमारा जो ऑर्डर 12/9/2023 का था जिसके तहत जो है वो प्रोसेस रुक गया था, तो अब प्रोसेस जहाँ रुका था रिस्पॉन्डेंट नंबर 3 जो है उस प्रोसेस को वहीं से शुरू करेगा और जितने भी आगे जो दिन बाकी थे यानी फाइनल लिस्ट जो है वो आ जाएगी और फाइनल लिस्ट के बाद जो प्रोसेस होगा कि कितने दिन के बाद वो इलेक्शन होगा, तो ये अब रिस्पॉन्डेंट नंबर 3 ने जो है वो इलेक्शन की तारीख का ऐलान करना है और पहले उसने लिस्ट जो है वो फाइनल लिस्ट जारी करनी है, उसके बाद जो है वो उसने इलेक्शन की तारीख देनी है और बाकी के मराहिल जो है वो उसने पूरे करने हैं। तो तज्जिया कुछ हमारा इस तरह से है कि जो लोग ये उम्मीद लगाए बैठे थे कि इलेक्शन जो है वो रीशेड्यूल हम करवा लेंगे और रीशेड्यूल हो जाएगा, तो जो रिस्पॉन्डेंट्स थे हमारे ज़राए का कहना है कि वो इस कोशिश में थे कि मिनिस्ट्री से कह के हम करवा लेंगे। ये फ़ैसला बड़ा वाज़ेह है, इसमें मिनिस्ट्री का कोई अमल दखल अब नहीं है। इसमें जो कुछ करना है रिस्पॉन्डेंट नंबर 3 को उन्होंने ऑर्डर किया है यानी रिटर्निंग ऑफिसर को, उसी ने लिस्ट फाइनल जारी करनी है, उसी ने आगे के मराहिल का शेड्यूल जारी करना है और इलेक्शन कब होना है ये भी रिस्पॉन्डेंट नंबर 3 यानी रिटर्निंग ऑफिसर ने करना है। अच्छा, अब जैसा मैंने पहले कहा था कि लिस्ट जो है वो फाइनल लिस्ट जो है वो जारी जो है वो करेगा और हमारे ज़राए का ये कहना है कि जो कवरिंग कैंडिडेट्स थे तमाम लोगों के यानी जो अलायंस के थे या जो दूसरे ग्रुप के थे, उन कवरिंग कैंडिडेट्स ने जो सिंध के थे, जो बलूचिस्तान के थे और जो KPK के कवरिंग कैंडिडेट्स थे, उन्होंने 3 बजे तक अपनी दरख्वास्तें वापस ले ली थी। ये हमारे ज़राए का कहना है। और अब देखें कि आगे होता क्या है, क्योंकि गवर्नमेंट के महकमों में जो है वो बहुत कुछ होता है। तो इसमें एक और जो अहम बात है वो ये है कि जो उसने अदालत ने फैसला दिया कि 11 मेंबर्स तो जो हैं जिनके खिलाफ तो ये रेट थी वो तो फारिग हो गए, लेकिन एक ऐसा कैंडिडेट भी इसमें है जिसका जिक्र जो है वो कहीं नहीं है, लेकिन वो इस कानून के मुताबिक जो है वो भी इलेक्शन में हिस्सा लेने का अहल नहीं है इस जजमेंट के मुताबिक। मोहतरम मेंबर जो हैं वो महमूदुल्लाह अब्बासी साहब, जो वो भी मेंबर हैं नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी के, वो पहले हमने सुना ये था कि उन्होंने काउंसिल की मीटिंग में रिज़ाइन किया। अब कन्फर्म हो गया, जो ज़राए बताते हैं कि मीटिंग में कोई रिज़ाइन उन्होंने नहीं दिया था, बल्कि उन्होंने वैसे जो है वो रिज़ाइन जो है वो काउंसिल को दिया था। तो अब वो रिज़ाइन एक्सेप्ट हुआ नहीं हुआ, उसका क्या स्टेटस है वो तो कौंसल जो है वो उनको बताएगी। उसको जो रिटर्निंग ऑफिसर है उनको कौंसल जो है वो पोजीशन से आगाह करेगी और फिर इस फैसले के मुताबिक जो है वो रिटर्निंग ऑफिसर उस पे भी फैसला जो है वो लेंगे कि ये क्या आया इनका रेजिग्नेशन जो है वो कबूल हो गया। अगर कबूल हो गया तो फिर तो वो मेंबर नहीं रहे और वो उसमें हिस्सा ले सकते हैं इसके अंदर। लेकिन सुना ये है कि उन्होंने आखिरी मीटिंग जो है वो अटेंड की, काउंसिल की मीटिंग अटेंड की। तो
ये अब तक की सूरत हाल है। अब अगर देखें, सूरत हाल ये है कि अब अगर रिस्पॉन्डेंट्स जो हैं वो उनके पास एक रेमेडी है, वो ये है कि 15 दिन के अंदर वो डबल बेंच में भी जो है वो अपील कर सकते हैं। इसके अलावा शायद वो सुप्रीम कोर्ट में भी जो है वो जा सकते हैं। तो जैसा मैंने पहले भी कहा था कि कानून जो है वो बड़ा वाज़ेह है, और इसमें भी जजमेंट में भी बड़ा उन्होंने वाज़ेह लिखा है कि 9(3) जो है वो इस मामले में बड़ी क्लियर है कि जब तक एक मेंबर अपनी टर्म नहीं पूरी कर लेता, उस वक्त तक वो ना तो रीनॉमिनेट हो सकता और ना ही वो इलेक्शन के अंदर हिस्सा ले सकता। आज सुबह से मुझे बड़े फ़ोन आ रहे हैं और लोगों ने पूछा कि जी व्लॉग आपका नहीं आया, तो मैंने कहा मैं फ़ैसले का इंतज़ार कर रहा हूँ, वो आएगा तो फिर मैं आपके साथ तफसीलात जो हैं वो शेयर करूँगा। तो इसमें एक साहब ने पूछा कि क्या जी अब अलाइंस वाले जो हैं वो अनअपोज जो हैं वो हो जाएंगे। तो उसका जवाब ये है कि अगर जो कैंडिडेट्स थे, अगर जो कवरिंग कैंडिडेट्स थे उन्होंने कागजात अपने नामजदगी वापस ले लिए और लिस्ट फाइनल में अगर उनके अगेंस्ट, जिस मेंबर के भी अगेंस्ट कोई मेंबर नहीं होगा, कोई कैंडिडेट नहीं होगा, तो वो मेंबर जो है, वो कैंडिडेट जिसके सामने कोई कैंडिडेट अब नहीं है, वो अनअपोज जो है वो डिक्लेयर होगा। और अगर कैंडिडेट है तो फिर इलेक्शन जो है वो उसका होगा। तो ये अब आने वाले दिनों में जो है ये रिटर्निंग ऑफिसर जब फाइनल लिस्ट शाया करेंगे, उस वक्त ये जो सिचुएशन है ये वाज़े होगी। तो फ़िलहाल जो है वो 11 लोग इस 11, मेरी नज़र में 12 लोग जो है वो इस इलेक्शन की दौड़ से जो है वो बाहर हो गए हैं। और नेक्स्ट अब रिटर्निंग ऑफिसर जिस डेट को इलेक्शन मुनक्किद कराने का कहेंगे, उसी डेट पे अब जो है वो इलेक्शन मुनक्किद होगा। तो देखें अब आगे इलेक्शन में क्या होता है। तो अब तक के लिए इतना ही। आइंदा व्लॉग तक मुझे इजाज़त दीजिए। अपना और अपने इर्द गिर्द रहने वालों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।